नमस्कार, मैं निशा कुमारी आप सबका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद तथा भेद के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ा। आज हम संज्ञा के भेद के अंतर्गत ही जातिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे तथा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करना सीखेंगे। तो चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और जातिवाचक संज्ञा के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिस शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, किसी न किसी समुदाय का होता है, किसी ग्रुप का होता है। जैसे दिल्ली और आगरा, ये सभी क्या है? नगर हैं। तो नगर शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा। शीला, मदन, मोहन, ये सभी नाम मनुष्य के हैं। तो मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला उदाहरण, गंगा, यमुना, गोमती, ये सभी नदियां हैं। तो नदी के अंतर्गत आते हैं, तो नदी शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि गंगा, यमुना, कावेरी, ये इनकी जाति क्या है? नदी है। नदी जाति से नदी है, तो नदी इनकी जाति हुई, तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा पुनः देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी जाति की सभी वस्तुओं अथवा सारी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र में बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ छात्रों का चित्र है। छात्र शब्द मैंने यहाँ इस मोहन के लिए भी किया, सोहन के लिए भी किया, रोहन के लिए भी किया। कोई एक छात्र यहाँ आएंगे, तो एक छात्र में रोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, तो कोई भी छात्र हो सकते हैं। यह एक कॉमन वर्ड है, यह सभी छात्रों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो छात्र शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे, शायद आपको यह स्पष्ट हो जाए। एक बच्चा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उसकी माँ कहती है, जाओ वहाँ एक फलों की टोकरी से फल लेकर खा लो। वह बच्चा जाता है फलों की टोकरी के पास, लेकिन क्या देखता है? वह टोकरी जो है फलों से भरी हुई है। उसे समझ नहीं आया कि माँ ने कौन सा फल खाने के लिए कहा है, इसमें तो इतने सारे फल हैं। फिर वह बच्चा अपनी माँ के पास आता है और माँ से पूछता है, माँ, मैं उन फलों में से कौन सा फल खाऊं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो माँ ने हंसते हुए कहा, जाओ उसमें से आप जो है सेब निकाल के खा लो। वह बच्चा वापस जाता है और उसमें से सेब निकाल के खा लिया। तो बच्चों, आपने इस उदाहरण में एक चीज़ गौर किया होगा कि जब माँ ने फल शब्द का प्रयोग किया तो फलों के कई प्रकार देखकर उस बच्चे को समझ नहीं आया कि माँ ने फल में किस फल को खाने के लिए कहा है। तो फल शब्द पूरे जाति को बोध करा रहा है, चाहे वह आम हो, केला हो, संतरा हो या फिर सेब हो। तो फल शब्द के अंतर्गत ये सारी वैरायटीज़ आते हैं, ये सारे प्रकार आते हैं, चाहे वह आम हो, केला हो, संतरा हो, ये सभी फल जाति के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तो फल शब्द जाति को बोध करा रहा है, तो फल शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, गंगा, यमुना, कावेरी, गोमती, ये सभी नदियों के अंतर्गत आते हैं। तो नदी जाति हुई,
तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। चलिए इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर। देखिए बच्चों, कैसे हम इसको जो है समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरी जाति आती है। जैसे मैंने महिला शब्द का प्रयोग किया तो महिला शब्द सभी महिलाओं के लिए है, सभी फीमेल्स के लिए है, सभी औरतों के लिए है। लेकिन जब हम इसमें नाम स्पेशल मेंशन कर देते हैं, जैसे मीता, सुनैना, रैना, निशा, तो ये सारे नाम जब आ जाते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जब संपूर्ण जाति का कोई शब्द बोध कराएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब उसके अंतर्गत प्रकारों के नाम आ जाते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे शहर, शहर शब्द यह संपूर्ण शहर जाति का बोध करा रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसके अंतर्गत प्रकारों के नाम लेते हैं, शहरों के नाम हम मेंशन करते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे शहर शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। पटना, बनारस, दिल्ली, आगरा, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला शब्द है छात्र। छात्र शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। अभी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार छात्र शब्द जो है कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। इस शब्द का प्रयोग हम सभी छात्रों के लिए करते हैं, सभी विद्यार्थी के लिए करते हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम छात्र के अंतर्गत किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का स्पेशल नेम मेंशन कर देते हैं, लाइक वेद, रोहन, सोहन, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो बच्चों, जब तक वो पूरी जाति का बोध कराता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब उनके प्रकारों के नाम आ जाते हैं तो उनके प्रकारों के नाम ही क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जैसे पहाड़, पहाड़ शब्द सभी पहाड़ों के लिए है, चाहे वह हिमालय हो, विंध्याचल हो, अरावली हो, इन सभी पहाड़ों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहाड़ शब्द जातिवाचक संज्ञा है और इसके अंतर्गत जो इनके प्रकारों के नाम हैं, इनके वैरायटीज़ जो हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, तो ये सारे नाम जो हैं एक स्पेसिफिक नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो बच्चों, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से आप किसी के गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में जान सकते हैं, उसकी अवस्था के बारे में जान सकते हैं, तो उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, गर्मी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि भाववाचक संज्ञा को जो भी इनके जो भाव हैं, अवस्था हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किंतु सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे बचपन, बचपन एक अवस्था है, हम इसे छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, ये से भी हम छू नहीं सकते, लेकिन यह एक अवस्था है, मनुष्य की अवस्था है। जैसे बचपन अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोरावस्था है, वैसे ही बुढ़ापा एक अवस्था है। तो ये क्या हो जाएंगे,
ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब आते हैं रसगुल्ला। वाह, रसगुल्ला किसे पसंद नहीं है, है ना। तो रसगुल्ले की जो मिठास होती है, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं तो इसे सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो मिठास, मिठास शब्द जो है वह क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसकी अनुभूति प्राप्त होती है हमें। इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वैसे ही अगला हम देख लेते गर्मी। गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है, आप उसे फील कर रहे हैं, आप उसको अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको गर्मी कहीं राह चलते दिख नहीं रही है, आप उसको अनुभव कर रहे हैं। किसी को कम गर्मी लगती है, किसी को अधिक गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अनुभव करने पे डिपेंड करता है। तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। तो गर्मी शब्द भी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आज हमने जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ा। तो आज की कक्षा आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है। तो इसके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन करते रहें, अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास करने से ही हमारे अंदर जो है परफेक्शन आएगी।